बेटा? जेईई में कितने परसेंटाइल पे कॉलेज मिलना शुरू हो जाता है? परसेंटाइल तो भैया 90 तुमको तो मिलेगा, 96 97 मिल जाएगा, 97 तक में मिलना शुरू हो जाएगा। चल बच्चा स्टार्ट करें आगे। अब देखा जाए चार्ज चार्ज इंटरैक्शन, ठीक है बेटा? चार्ज और चार्ज का बेटा इंटरैक्शन की बात की जाए, ठीक है बेटा? तो चार्ज चार्ज इंटरैक्शन में है ना बेटा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेटा किसकी? फोर्सेस, ठीक है बेटा? सबसे पहले आए हम लोग बेटा कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ से ही चार्जेस के इंटरैक्शन के बारे में बात होगी, है ना बेटा? तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बेटा? कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है बताओ? कूलम्ब्स लॉ कहता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स या कहो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज between 2 point charges, 2 point charges, ठीक है बेटा? is directly proportional to product of charges, है ना बेटा? and inversely proportional to square of distance between charges, ठीक है बेटा? क्या कहता है? चार्जेस के प्रोडक्ट के, है ना बेटा? चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चा? अब देखो बेटा यहां लिखा मैंने पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, देखना बेटा। मान लो यहाँ पे अगर बोलूं बेटा मैं एक चार्ज Q1 और यहाँ पे बोलूं एक चार्ज Q2, ठीक है बच्चा? ये Q1 और Q2 में अगर कहा जाए बेटा कि डिस्टेंस हमारा ये R है ना बेटा? पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या समझोगे? तो कहोगे पॉइंट चार्जेस का मतलब होगा बेटा कि साइज ऑफ चार्जेस इज मच लेस देन R, है ना बेटा? अगर मान ले चार्ज बेटा क्यूबिकल शेप का है ना? तो कहोगे साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, है ना बेटा? अगर स्फीयर कहते हो तो कहोगे स्फीयर का बेटा जो हमारा क्या है रेडियस है वो इससे बहुत छोटा है, ठीक है बच्चा? है ना? तो देख दो बेटा चार्जेस के बीच का साइज जो है, चार्जेस का साइज जो है ये बहुत छोटा है ना? तो बताओ बेटा थोड़ा इको आ रहा है मयंक तिवारी, बाकी बच्चे बोलो। कम क्लियर आ रही है आवाज, एक मिनट। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है आ रही बेटा? ओके। ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट किया ही नहीं था भूल गया था। देखो बच्चा तो दो चार्जेस के बीच का जो दूरी है बेटा है ना, इन चार्जेस के साइज से बहुत बड़ा है ना बेटा? तो देखो बेटा अननोन चार्ज के बारे में मैंने क्या कहा था कल कि अननोन चार्ज हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव मानोगे, है ना बच्चा? तो अननोन चार्ज अगर पॉजिटिव बेटा तो ये हमारा पॉजिटिव मानना है मुझे और ये भी पॉजिटिव मानना है,
तो ये बेटा इसको रिपेल करेगा, है ना, और ये इसको रिपेल करेगा, है ना बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहोगे, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा बेटा F, उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। बोल बेटा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे बेटा, है ना। तो रूल क्या कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F जो है बेटा Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये नहीं कहा बेटा लॉ हमारा। तो अब देख बेटा, इस प्रोपोर्शनलिटी में अगर हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, एक आएगा कांस्टेंट के इंटू Q1 Q2/r², है ना बच्चा। ठीक है बेटा, F क्या हो जाएगा, इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक बेटा। अब देख बेटा, कूलम का जो लॉ है ना, वो एक्चुअली जो मैंने लिखा वही एक सिंगल लॉ है ना बेटा, लेकिन हम इसको दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, बात समझा। ठीक है, क्यों, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा तुमको, है ना बेटा। क्या किया देख बेटा, मैंने कहा कि हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं किसकी बात, कूलम्स लॉ। मैं मान रहा हूं बेटा क्या, अभी वैक्यूम। मैं मान रहा हूं क्या बेटा, ये हमारा मीडियम क्या है, वैक्यूम है ना बेटा। हमने माना कि मीडियम क्या है बेटा, अभी हमारा वैक्यूम है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2/r², है ना बेटा, है ना। अब मैं बोलता हूं कि अगर हमारा वैक्यूम है, इसका मतलब तेरे सिस्टम में कितने मेंबर हैं। तो आप कहोगे बेटा हमारे सिस्टम में सिर्फ दो ही मेंबर हैं, है ना। इसका मतलब पहला और दूसरा, है ना बेटा। तब सोचो, इस पहले वाले पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसका जिम्मेदार कौन, सिर्फ टू, है ना बेटा। उसी तरह से अगर हमारा दूसरे वाले फोर्स लगता है तो उसका जिम्मेदार कौन, तो बोलोगे वन, है ना बेटा। ठीक है, इसमें अगर कोई फोर्स लगा तो ये लगाया, और इसमें अगर कोई फोर्स लगाया तो ये लगाया। अगर दो ही मेंबर सिस्टम में हो तो इसका यही फायदा है बेटा, है ना, कि किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसका जिम्मेदार दूसरे वाले को ही माना जाएगा। ठीक है बच्चा, ये बात समझा ना यहां तक। तो क्या कहेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा, है ना। अब देख, ये F इक्वल टू के Q1 Q2/r² में जो हमने K को इस्तेमाल किया एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बोल बेटा, हमने अभी K को कैसे इस्तेमाल किया, एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इज इक्वल टू हमारा है क्या, ये 1/4πε0। ठीक है बेटा, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बेटा, इसको इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना बेटा। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना बेटा, वैक्यूम की परमिटिविटी, है ना बेटा। तो वैक्यूम की जो हमारी परमिटिविटी होती है बेटा, है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है क्या बेटा, हमारा वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, लिख ले इसको। एबीसीडी पूछ रहा है कि सर कूलम्स फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या। तो देख बेटा, जैसे हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यही कहेंगे बेटा, कोई भी इंडिविजुअल फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी नहीं करता, है ना। नोट कर लो। कूलम्स लॉ डायरेक्टली हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
200 के आसपास बेटा अमित। लक्ष्य पूछ रहा एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है क्या, है ना बच्चा? अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, दो फोर्स है ना, पहला लगाया दूसरे पे और दूसरा लगाया बेटा पहले पे। जे एडवांस माना बेटा 28-30%, काफी होता है, 30% तक मिल जाता है तुमको आईटीज, 30-35% के आसपास में। चल देख बच्चा, अब हमने देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, दैट इज परमिटिविटी, है ना बेटा? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम समझो बेटा, है ना? परमिटिविटी जो वर्ड है हमारा डिराइव्ड है बेटा, वो किससे डिराइव्ड है? परमिट। परमिट मतलब अलाउ करना। तो क्या कहोगे बेटा कि परमिटिविटी मीडियम का बेटा वो प्रॉपर्टी है जिसके मदद से मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कंट्रोल करती है। समझा बेटा? मीडियम की प्रॉपर्टी जिसके मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वही हमारा क्या है? मीडियम का परमिटिविटी। ठीक है बच्चा? अभी देखो, अभी इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बेटा यहां मैं पुट कर लूं तो के हमारा कितना हो जाएगा बोलो? क्यों हो जाएगा 1/4 पाई 8.85 10⁻⁻12, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। क्या हो जाएगा बेटा? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा? मतलब वैक्यूम में अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाओगे बेटा तो तुम इस कांस्टेंट की इतनी ही वैल्यूज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है बेटा? अब देख बच्चा, अब मैं लिखूं यहां पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना बेटा? कूलम्स लॉ में अगर मैं कहना चाहूं बेटा वेक्टर फॉर्म में, है ना? तो देखना बेटा, मान लिया एक चार्ज बॉडी ए बेटा और एक चार्ज बॉडी बी, है ना बेटा? तो बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेगा ना बेटा, आर वेक्टर, है ना? और क्या आएगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या लिखोगे बेटा? ऐसे लिखोगे ना बेटा फोर्स। तो क्या कह रहे हो बेटा? फोर्स और आर वेक्टर, देखो बेटा दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा हम लोग एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्योंकि एफ का और आर का डायरेक्शन सेम है बेटा, है ना? तो देख बच्चा, ये हमारा हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है बेटा? क्या किया मैंने? बोलो क्या किया? आर कैप को लिख दिया आर वेक्टर बाई आर। ठीक है बेटा? बात समझा ना? ठीक है? इसके बारे में क्या कहोगे बेटा? इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना बेटा? ये क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, है ना बच्चा? क्या इसका मतलब है? तो कहोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, अगर बेटा ये मान लिया जाए कि अगर तुम्हारे पास बेटा तीन चार्जेस हैं ए बी और सी, है ना बेटा? तो देखो बेटा ए बी और सी अगर तीन होंगे बेटा चार्जेस, तो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना। ए लगाएगा बी पे, बी लगाएगा सी पे, सी लगाएगा ए पे, है ना बेटा? बोलो फोर्स कहाँ कहाँ होगा? ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, बी और ए के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और बी के बीच में और सी और ए के बीच में, है ना बच्चा? ठीक है? तो देखो बेटा ये जो फोर्सेस लगेगा
उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अगर ए पे अगर बी फोर्स लगाता है बच्चा, बी अगर ए पे फोर्स लगाया तो बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा उसको सी से कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना। सी ज्यादा हो कम हो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चा। उसी तरह से अगर सी पे ए कितना फोर्स लगाएगा उसको बी से कोई मतलब नहीं, ठीक है बेटा, लिखो। क्या ये सब बात करने लगे बच्चा? अभी जो क्वेश्चन दिया है बेटा वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें बेकार है। जो हो गया अभी तो हो गया बच्चा, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। हो गया बच्चा, इरेज कर रहा हूं है ना। चल बच्चा कुछ क्वेश्चन करें, बेसिक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस मान लो, एक मान लो Q1 और एक मान लो Q2, है ना बेटा। इसके बीच की दूरी जो है बेटा ये हमारी 1 मीटर है ना। तो सवाल कहता है फाइंड मिनिमम पॉसिबल नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ तो बेटा कम से कम नॉन जीरो वैल्यू कितनी हो सकती है, लिखो तो बच्चा। बनाओ इसको। मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, कम से कम फोर्स कितना हो सकता है, उस्मान वैल्यू निकालो।
जतिन थोड़ा ठीक करो, हल्का ठीक करो, कैलकुलेशन चेक करो अपना। तो देख बच्चा मैं करता हूं, देख बेटा सबसे सिंपल F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना बच्चा। ये कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई 1 स्क्वायर है ना बेटा। तब देख अगर फोर्स वेरिएबल है बेटा इसका मतलब Q1 और Q2 वेरिएबल है। बोलो सोचो अगर फोर्स मुझे कम करना है बेटा तो अब एक ही रास्ता है ना कि हम Q1 या Q2 को कम करें। समझ रहे हो ना बेटा, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना। तो क्या करेंगे हम लोग फॉर F टू बी मिनिमम है ना बेटा, Q1 और Q2 इन दोनों को मिनिमम कर लो। तो बोल बेटा Q1 और Q2 का कम से कम वैल्यू कितना बोल सकते हो, कम से कम चार्ज कितना हो सकता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा ना बेटा, उससे कम संभव नहीं है ना। तो क्या लिख दोगे इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है ना बेटा।
अब इसको यहाँ पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, कितना बेटा 1.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.56 10⁻−38। ठीक है बेटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 50 23.04 10⁻−29 न्यूटन, है ना बेटा। इसका मतलब दो चार्ज के बीच में इससे कम फोर्स पॉसिबल नहीं है बच्चा। ठीक है, लिख लो। चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देख बेटा सवाल ये है कि मान ले बेटा एक कोई चार्ज, ये चार्ज है 5 मिली कूलम, ठीक है बेटा, और इसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3, ये सब बेटा सेंटीमीटर में है, सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में बेटा। ठीक है, और इधर हमारा कोई चार्ज है बेटा, ये है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, और इसका हमारा कोऑर्डिनेट है बेटा 5 5 3। ठीक है बेटा, 5 5 3, ये भी हमारा है बेटा सेंटीमीटर में, है ना। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। सवाल कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर ऑन बी, बनाओ। बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड था बेटा मिनिमम, माइनस से क्या होगा, अट्रैक्शन का रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन का अट्रैक्शन हो जाएगा, ही ना होगा बच्चा, और तो कुछ होगा नहीं।
कुछ लोग का आया आंसर? बच्चा ध्यान रखना सेंटीमीटर और मीटर का। चल देख बच्चा, सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम बेटा आर वेक्टर निकालेगा, है ना बेटा? सबसे पहला काम, चलो आर वेक्टर निकालते हैं, है ना बेटा? कैसे निकालेंगे? तो देखो इस पे फोर्स निकालना है ना बेटा, तो इसको हम लोग मान लेंगे ओरिजिन। इसको तुमने मान लिया बेटा ओरिजिन जैसा, ठीक है? तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 4 आई कैप। 5 माइनस 2 ये हो गया बेटा 3 जे कैप, है ना? और 3 माइनस 3 0 के कैप, मतलब बेटा इसमें तो के कैप आया ही नहीं, है ना बेटा? अब देखो जो आर वेक्टर आया बेटा, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना बेटा? आर निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? अब देखो फोर्स, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या कहा था हम लोगों ने? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, है ना बेटा? आर क्यूब, ये आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा देखो तो, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 हो गया बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और Q2 हो गया बेटा हमारा 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब कर बच्चा, आर क्यूब कितना हो जाएगा बेटा हमारा 125 और सेंटीमीटर का क्यूब ना, सेंटीमीटर क्यूब कितना बेटा 10 पावर माइनस 6, बोलो बेटा होगा इंटू बेटा आर वेक्टर। आर वेक्टर पुट कर लो, आर वेक्टर कितना 4i प्लस 3j कैप, है ना बेटा? ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि 4i प्लस 3j भी सेंटीमीटर में ही है ना? तो अगर ये भी सेंटीमीटर में है तो इंटू 10 पावर माइनस 2 करोगे, है ना बच्चा? बोलो इंटू हमको 10 पावर माइनस 2 करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि वो सेंटीमीटर में ना है, ठीक है? तो अब क्या करोगे 10 पावर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये कैंसिल हो गया बेटा। कितना हमारा बच गया बोलो? ये बच गया 9 बाई 125 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना बेटा? इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप, इतना न्यूटन हो गया, है ना? चाहो तो 125 से 8 टाइम्स कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90। तो 90 इंटू 8 ये हो जाएगा बेटा 720। 720 720 इंटू 4, 720 इंटू 4 कितना 2880 आई कैप प्लस 2160 इंटू जे कैप, ठीक बेटा? इतना हमारा न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चा? लिख ले इसको। फाइव पॉइंट फोर कहाँ गए? 5,4 कहाँ गए मतलब? अरे 5 इंटू 4 ओ 20 हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बात। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 हो गया बेटा 45। 45 इंटू 4 180 हो जाएगा ना बेटा? सही बात है ना? ये 5 इंटू 4 ये हमारा 20 यहाँ मिसिंग हो गया, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो कितना हो जाएगा इंटू 20 मिसिंग हो गया ना बेटा? तो हो गया 57600 आई कैप प्लस 43200 जे कैप, ये आएगा बच्चा। देख बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देख बेटा, अगला हमारा सवाल है बेटा कि एक चार्ज यहां मान ले बेटा, एक चार्ज यहां मान ले, है ना, ये चार्ज मान ले ए, ये चार्ज हमारा है बेटा कैपिटल क्यू, ठीक है। और एक चार्ज यहां मान ले बेटा, एक चार्ज यहां मान ले बी, ये हमारा है बेटा 4Q, ये है Q और वो है बेटा 4Q, है ना। इन दोनों चार्जेस की जो बीच की दूरी है बेटा, ये है 90 सेंटीमीटर। चार्जेस की बीच की दूरी कितनी? 90 सेंटीमीटर, है ना। सवाल कहता है ए एंड बी आर फिक्स्ड, है ना बेटा। ए और बी हमारे क्या है? फिक्स किए हुए हैं, है ना बेटा। एट द गिवन पोजीशंस, है ना बेटा, एट द गिवन पोजीशन, है ना बेटा। गिवन पोजीशन में उसको फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा। अब कहता है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज ऑन line AB should be placed, ठीक है बेटा, so that it will be in equilibrium, ठीक बेटा, under इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली, ठीक है बेटा। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो इक्विलिब्रियम में होगा। निकाल दो बच्चा। पहले बनाओ तुम लोग। अली हैदर का सही आंसर, अकरम, हर्ष, अनिकेत, हार्दिक, अभी सबका सही आंसर। समीर त्यागी चेक करो बच्चा आंसर। रिदम सही, नवदीप गलत, सृजन सही, मयंक तिवारी सही, नहीं गलत है मयंक। निखिल गलत, राजदीप क्या निकाला बेटा? योगेंद्र भी गलत है। भावनी चेक करो। प्रणय क्या पागलपन है यार। जतीन सही, वैभव गलत, करण सही, रेडमी गलत, लक्ष्य गलत है, तथागत सही, उत्कर्ष भी सही।
चल देख बच्चा, देख बेटा, अब अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, तो एक हमारा था Q और एक था बेटा हमारा 4Q। ठीक है, कहता है बेटा इस लाइन पे कोई चार्ज को रखो, ऐसे रखो कि वो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है ना बच्चा। तो बताओ, अगर उस चार्ज को बेटा हम लोग क्या इधर प्लेस कर सकते हैं बेटा, बोलो तो, इस एरिया में प्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं ना बेटा, नहीं प्लेस कर सकते। इधर प्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चा, वहां भी नहीं कर सकते। चलो समझते हो तुम लोग। तो इस चार्ज को बेटा यहाँ कहीं रखेंगे, तो मान लो हमारा ये चार्ज Q है और डिस्टेंस ये हमारा x है ना बच्चा। तो अब इस Q के बारे में क्या कहोगे? कहोगे इस Q के बारे में यहां से फोर्स लगेगा इधर की तरफ K Q Q बाई एक्स स्क्वायर, और इसके वजह से बेटा ऐसे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? K 4Q Q डिवाइडेड बाई, अगर इस दूरी को बेटा, इस पूरी दूरी को मैं L मान लूं, तो बोलेगा L माइनस एक्स का स्क्वायर। बोल बच्चा, ठीक है। तो अगर ये बॉडी हमारा बेटा इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए? ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए बेटा, है ना। दैट इज इक्वल टू K 4Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो गया बच्चा, तो हो गया 1/x इक्वल टू 2/L माइनस एक्स। सो L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू L/3, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बोलो बच्चा, बात समझा? ये बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? In the previous question, if third charge is placed at the position we calculated, है ना बेटा, हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसी जगह पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। एंड charges A and B are also released। समझा बेटा? ए और बी जिसको तुमने फिक्स कर रखा था ना बेटा, उसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना। एंड इट इज फाउंड दैट and it is found that none of the charges move, है ना बेटा। ऐसा पाया गया, है ना, कि इनमें से कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड 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 थर्ड चार्ज, है ना बेटा। वो थर्ड चार्ज हमारा क्या था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू का आधा था, कैपिटल क्यू का 1/4 था, क्या था? ठीक है, बनाओ।
अनिकेत चेक करो, अली हैदर साइन निकालो। अकरम साइन निकालो। संदीप हाँ निकाला साइन, ठीक है। निखिल सही, अभी भी सही। वैष्णवी भी सही, लेकिन साइन निकाल बच्चा वैष्णवी। गुड। देख बच्चा, इन सब में ये हमारा है बेटा कैपिटल क्यू, ये हमारा है बेटा 4Q, है ना। हमें कहा गया था Q को यहीं पे रख दिया, Q को यहाँ पे रख दिया, मतलब ये बेटा L/3 और ये हमारा 2L/3, है ना, जिसको कि तुम 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर भी कह सकते हो बच्चा, है ना। अब सवाल क्या करता है बेटा, देखो ये वाला बॉडी तो हमने उस जगह पे रखा ही बेटा कि वो मूव ना करे, है ना। कमाल की बात क्या हुई कि ये दो चार्ज जो फिक्स थे उसको छोड़ दिया, फिर भी मूव नहीं किया, है ना बेटा। इसका मतलब अनोखी बात तो इसमें और इसमें है ना बच्चा, है ना। तो चलो बेटा इसकी बात करें, तो इसकी बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, इसके वजह से इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू क्यू बाई L/3 का स्क्वायर, है ना बेटा। और इसके वजह से फोर्स लगेगा बेटा इस पे, ऐसे लगेगा बेटा फोर्स, है ना। कितना लगेगा बोलो, के 4Q क्यू बाई L² है ना बेटा। लेकिन फिर भी ये मूव नहीं किया, है ना, तो क्या कह देंगे, के क्यू क्यू बाई L/3 का स्क्वायर प्लस के 4Q² बाई L² शुड बी इक्वल टू 0, है ना बेटा। शायद किसी के मन में ऐसा ख्याल आ सकता है बेटा कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल कैसे होगा, है ना बेटा। तो अभी हमको बेटा किसी चार्ज का नेचर तो नहीं पता ना, हो सकता है नेचर उल्टा भी हो, तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, है ना बेटा। बात समझते हैं ना हम लोग ये, तो क्या कर दोगे अब, यहां से देख बच्चा हो जाएगा के क्यू क्यू बाई, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा L² इक्वल टू माइनस के 4Q² बाई L², कट गया, के क्यू कट गया बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू -4Q/9, है ना बेटा। तो ये साबित हो गया कि वो चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, है ना बेटा।
ठीक है बेटा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का रेशियो बताओ, करो। सही है बेटा वैभव, अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है, आगे मेहनत करते रहो, अच्छा हो जाएगा। हर्ष, पराशर, उत्कर्ष, आगे बढ़ो। बहुत बच्चों का आंसर आया, सेकंड पार्ट करो बच्चा अब। चल देख बच्चा, सेकंड का तो मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा, बनाता हूँ बेटा, देखो। देख बेटा, कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना बेटा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मान ले बेटा कि साइड लेंथ हमारा ए है ना। अब इस पे क्यू चार्ज
इस पे क्यू चार्ज, इस पे क्यू चार्ज। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो बच्चा, इसके वजह से इधर लगेगा बेटा फोर्स, है ना, एफ। ये एफ कितना, तो के क्यू वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोल बच्चा, लगेगा ना बेटा। और इसके वजह से इधर लगेगा बेटा फोर्स एफ, है ना, ये भी हमारा सेम होगा फोर्स, है ना बेटा। अब अगर इसके बीच का हमारा एंगल 60 डिग्री है बेटा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, बोल, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा √3f, होगा ना बेटा। दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2f cos थीटा बाई 2, है ना बेटा, 2a cos थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा कितना बेटा, ये हो जाएगा √3f, दैट इज इक्वल टू √3 के क्यूब स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फर्स्ट बेटा पूरा हो गया। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या कहता है बेटा, कि इसके सेंटर पे एक और चार्ज प्लेस कर दो। चलो बेटा, इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है, एक सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया बेटा हमने, कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चा, इसके सेंटर पे अगर मैं एक चार्ज बेटा यहाँ कैपिटल क्यू प्लेस कर दूं, तो बोलो बेटा ये दूरी क्या होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से क्या होता है डिस्टेंस बेटा, बोलो बोलो, ये होता है बेटा a बाई √3, होता है ना, ये होता है ना बेटा a बाई √3। ठीक है, अब देख बच्चा, जो पहले हमारा फोर्स लगा था, जो पहले हमारा बेटा फोर्स लगा था, इन दोनों फोर्सेस का अगर तुम कहोगे वेक्टर एडिशन, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना बेटा, बोल, ऐसे आएगा रिजल्टेंट ना, बोलो। ठीक है, अब कहता है बेटा ये वाला फोर्स जो है ना, ये वाला फोर्स जो है, ये भी ऐसे लगाएगा बेटा फोर्स, इसको मैंने मान लिया एफ डैश। ठीक है, तो अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया। अब तो कहोगे रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, अब हो जाएगा बेटा कितना, तो पहले वाला √3f प्लस एफ डैश, है ना। और सवाल में क्या कहा गया था, कि ये इक्विलिब्रियम में है बच्चा, ये इक्विलिब्रियम में है, तो कितना होना चाहिए, बोलो, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब बेटा √3 ऑफ ये फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ डैश, इन दोनों के बीच का फोर्स बेटा क्या लिख दोगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई √3 का स्क्वायर, बोल बच्चा। ठीक है, अब क्या कहोगे, के और क्यू कैंसिल कर लो, के और क्यू कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या कर देगा बताओ, अब हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर भी कैंसिल, है ना बेटा, तो ये हो गया हमारा कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ √3 ऊपर जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई √3 इंटू क्यू। कुछ बच्चों का आंसर ये आया था, है ना बेटा। अच्छा, ये बात समझते हो ना बेटा, कि इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं, है ना, उसे क्यों चेक करने की जरूरत नहीं, तो क्या कहोगे, देख लो, कहेंगे बेटा कि इसका जो होगा, तीनों तरफ से फोर्स जो होगा बेटा, यहां से फोर्स ऐसे, यहां से फोर्स ऐसे, यहां से फोर्स ऐसे, है ना बेटा। तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम बेटा, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट पक्का 0 होगा, है ना, चाहे चार्जेस हमारे कैपिटल क्यू कुछ भी हो, है ना बेटा। लिख ले इसको। अभय, अली हैदर, जी सर। कल क्या दिया था बेटा होमवर्क, सर कल आपने वो दी थी सर एक्सरसाइज 3 शायद पूरी कंप्लीट करने को। 3 जी सर। 2 पार्ट 3 दिया था ना मैंने शायद, 2 पार्ट 3 हो गया डिस्कस हम लोग का। सर शिवम कह रहा नो सर, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दिया था मैंने।
जी कर ली थी सर आपने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पूरी कहाँ हुआ था बेटा? 2 नहीं हुआ था, जी सर। 2 पूरा नहीं हुआ था बेटा। अच्छा एक्सरसाइज 2 सर पार्ट हम 2 कर रहे थे सर हम लोग, पूरा जल्दी में नहीं हुआ चले था। गए सर। यस चलो सर। कोई बात नहीं, निकालो बच्चा 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 वर्क एनर्जी पावर। टू पार्ट 2 में हम लोग 2 पार्ट 2 में 11 तक कर लिए थे। आगे पूछो बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 11 तक कर लिया था, 12 और 13 हो गया तुम लोग का। तो 2 पार्ट 2 में कोई नहीं पूछना। ओके बच्चा। 2 पार्ट 3 का बोलो 1 से 5। 2 पार्ट 3 में 1 से 5। अच्छा आयुष को पूछना है 13। देखो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a block of mass 2 kilogram is pulled along a rough horizontal surface by applying a constant force at an angle theta equal to tan inverse 2 with the horizontal as shown in the figure. The friction between the block and the surface is 0.5. If the block travels at a uniform velocity v 5 meter per second, then calculate the average power of the applied force. है ना बच्चा? देखो बच्चा, सवाल कहता है एक बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम है ना बेटा, उसको पुल किया हॉरिजॉन्टल फोर्स से, अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स एट एन एंगल tan इनवर्स 2 है ना बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा है म्यू इक्वल टू 0.5। ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है ना, तो एवरेज पावर निकालना हम लोग को है अप्लाइड फोर्स का, है ना बेटा। तो देख बेटा, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब बेटा इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर दोनों बराबर होगा। ठीक है बच्चा, क्या लिखोगे? ध्यान देना बेटा। अब मैं कहूंगा जैसा बॉडी था हमारा, इस बॉडी के लिए ऐसे लगाया बेटा हमने फोर्स, तो ऐसे आएगा ना बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक, यूं हो जाएगा बेटा mg, और ऐसे हो जाएगा बेटा नॉर्मल। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो f का कंपोनेंट हो गया बेटा f cos थीटा, और ऊपर हो जाएगा बेटा f sin थीटा, है ना। अब तुम खुद देख रहे होगे टू मूव यूनिफॉर्मली, है ना बेटा। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहोगे इसका मतलब है f cos थीटा हमारा fk के बराबर है बेटा, और fk हमारा कितना है? fk हमारा है बेटा म्यू n, है ना। और म्यू n कितना है? तो ये म्यू n कितना हो जाएगा बेटा? mg माइनस f sin थीटा। ठीक है बच्चा, इसका मतलब f कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, है ना बेटा। ठीक है, तो इसका हमारा बोलो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा बेटा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, है ना बेटा। एस को अलग कर लो, एस को अलग कर लोगे तो ये हो जाएगा बेटा म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, है ना बेटा। अब cos से डिवाइड कर लो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा म्यू mg इंटू एस डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस म्यू tan थीटा, है ना बेटा। तो एवरेज पावर क्या कहते हो बोलो? एवरेज पावर इक्वल टू बेटा वर्क डन बाय टाइम। ठीक है बेटा, तो वर्क डन बाय टाइम कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा म्यू mg
डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू एस बाई टी। एस बाई टी क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, पुट कर लेना। 10-12 क्या लिख रहे हो बेटा? ये तो हो चुका है डिस्कस। 11 तक हम लोग कर चुके थे बच्चा, 11 तक कर चुके थे। अब पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 2 4। अच्छा, पीके को 14 पूछना है। पीके को 14 पूछना है बेटा। देखो तो 14 में कहता है एफ दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस 1,2। देख बेटा, मेन तेरे को दिक्कत हुआ होगा बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, है ना। तो देख बच्चा, मैं निकाल दे रहा हूँ। U इक्वल टू क्या बोलेगा? फोर्स हमारा क्या दिया है बेटा? फोर्स देख क्या दिया है? फोर्स हमारा है -2x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, 2x माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, है ना बच्चा। अब देखो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना बेटा। ds क्या? dxi प्लस dyj। क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा -2x प्लस 2y dx प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है बच्चा, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -2x dx प्लस 2y dy माइनस प्लस प्लस 2x dy माइनस वाई स्क्वायर dy। अब देख बच्चा, ये हो जाएगा -2x dx, और देख ये हो गया हमारा माइनस वाई स्क्वायर dy, है ना बेटा। अब यहाँ देख, इस दोनों को मिला दे बेटा, इस दोनों को मिला दे, तो x dy प्लस वाई dx क्या था बच्चा? ये था d ऑफ एक्स वाई ना बेटा। बोल d ऑफ एक्स वाई ना। तो अगर तुम लिखोगे u क्या होता है बेटा? माइनस f डॉट ds ना बेटा। बोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका हो जाएगा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3, है ना बेटा। और ये हो जाएगा प्लस 2xy, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चा। अब इसमें एनर्जी कंजर्व कर लेना। काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है बच्चा। अब पार्ट 3 में आया जाए। जो आपने सर्किल किया है वहां dx आएगा। हाँ सॉरी वाई dx है वो। आगे देख बच्चा, 2 पार्ट 3 का पहला सवाल, पहला नहीं, पहला कोई नहीं पूछा, दूसरा पूछा, दूसरा तीसरा चौथा। देखो बच्चा 2 पार्ट 3 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? कहता है बेटा इन द फिगर शोन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड। बी और ग्राउंड में बेटा कोई फ्रिक्शन नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2/3 है बिटवीन ए एंड बी। देखते बच्चा, ये हमारा है ए वाला ब्लॉक, ये वाला हमारा है बेटा बी वाला ब्लॉक। ठीक है, इधर से लगाया फोर्स, कितना लगाया फोर्स? देखो फोर्स लगाया बेटा हमारा mg। फोर्स क्या लगा बेटा हमारा? mg लगा, है ना। पहला कहता है ये हमारा स्मूथ सरफेस बेटा, है ना, और यहाँ हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2/3। पहला कहता है नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 0। मतलब बेटा पहला सवाल ये जानना चाहता है कि दोनों बॉडी स्लिप करेंगे या नहीं करेंगे, है ना बेटा। तो कैसे करते हो बताओ इसमें? पहले मानते हो बेटा कॉमन ना, तो बोल बेटा कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई टोटल मास। टोटल मास करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा?
g/3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ बेटा इस वाले बॉडी को आखिर मूव कौन किया, मूव कौन कराया, स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ये लिखोगे ma, तो ये हो जाएगा mg/3, है ना। तब देखो ये हमारा हो गया बेटा mg/3, और जबकि यहाँ लिमिटिंग कितना हो जाएगा बोलो, लिमिटिंग हो जाएगा μmg। क्या दिख रहा है, ये स्टैटिक से बड़ा है ना बेटा, स्टैटिक से बड़ा है ना, इसका मतलब क्या होगा, विल मूव टुगेदर, है ना बेटा, दोनों साथ साथ जाएगा, है ना बच्चा। तो अब बताओ अगर दोनों साथ साथ जाएगा इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना बच्चा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बेटा, इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट का वर्क डन भी जीरो होगा बेटा, है ना। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब चलो बी देखें, बी कहता है बेटा द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर ए डिस्प्लेसमेंट एस। कहता है बेटा अगर एस डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ जाए, अगर एस डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ गया, है ना बेटा, तो कहता है ए वाले पे वर्क डन कितना, तो क्या बोलोगे, ए वाले पे नेट वर्क डन ऑन ए का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है बेटा। इस ए वाले को आगे खींचने वाला तो एक ही फोर्स है ना, फ्रिक्शन, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, फ्रिक्शन हमारा हो गया mg/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा s, ठीक है। इसका मतलब देखो ऑप्शन बी भी सही हो गया, बोलो बच्चा, ठीक है। अब चलो ऑप्शन सी, नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी वाले बेटा, बी वाले पे नेट वर्क डन, बी कहता है बेटा नेट वर्क डन बी के लिए, तो क्या कहोगे, एफ का वर्क डन और प्लस, देख बच्चा एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा ना बेटा, यहाँ क्या कहोगे, इसके लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा और इसके लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है ना बेटा। तो एफ का वर्क डन कितना हो गया, तो एफ का वर्क डन हो गया mgs, एफ का वर्क डन हो गया mg इंटू एस, और फ्रिक्शन का वर्क डन पीछे है बेटा, ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ mg/3 इंटू एस। देख लो सी वाला ऑप्शन भी सही आ गया, है ना बेटा। डी कहता है द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑन ए एंड बी इज इक्वल एंड अपोजिट। तुम पहले से जानते हो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का सिस्टम पे वर्क डन जीरो होता है ना, सिस्टम पे अगर जीरो वर्क डन है बेटा तो दोनों पे क्या कहोगे, वर्क हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का साइन अपोजिट होगा ना बेटा, ठीक है। अब चलो 4 नंबर, 3 नंबर देख बेटा, 3 नंबर कहता है ए बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास 1 kg मूव्स अंडर वेरिएबल फोर्स F, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज √20। देख बेटा मास जो हमारा है 1 kg है ना बेटा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, t बराबर 0 पे s बराबर 0 और वेलोसिटी हमारा है √20। इसका मतलब ये है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी, है ना। फोर्स इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला वाला, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज अप टू s इक्वल टू 2 मीटर एंड देन डिक्रीज, है ना बेटा। देख बेटा जब तक बॉडी पे फोर्स लगता रहेगा तब तक बेटा बॉडी एक्सीलरेट करेगा ना, बोलो कि नहीं, तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो फोर्स घट रहा है बेटा, एक्सीलरेशन घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी घटेगा बेटा, वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी ना। कब तक बढ़ेगी वेलोसिटी, जब तक कि फोर्स जीरो ना हो जाए। इसका मतलब 6 मीटर की दूरी तक बढ़ेगी ना बेटा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत है बेटा, है ना, ए गलत हो गया। अब चलो बी देखें, बी कहता है बेटा फाइनल वेलोसिटी एट s इक्वल टू 6 इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बी निकालना पड़ेगा, तो बी बताओ बेटा, कहोगे ना वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। वर्क डन को बोल सकते हो ना एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लो, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
तो 2 + 6 इंटू हाइट हो गया 10 बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ 1 u स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस 40 बाई 2 20/2। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होगा ना बच्चा? तो b हमारा सही हो गया। अब c देखो, c कहता है बेटा द फाइनल वेलोसिटी एट s इक्वल टू इतना। गलत है ना? अगर b गलत है, सही है, तो c गलत है। d एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट अप टू s इक्वल टू 2 मीटर देन इट इज नेगेटिव। गलत बेटा, एक्सीलरेशन घटा है, नेगेटिव थोड़ी हुआ है। बोलो बेटा, तो डी हमारा गलत ना बेटा, इसमें डी हमारा गलत ना। एक मिनट रुक जाओ, हमसे पूछा गया बेटा इनकरेक्ट, तो आंसर क्या क्या हुआ? आंसर हमारा एक ये होगा, आंसर हमारा ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है बच्चा, आगे चलो। सीएम से मैं बोलता ए वाला समझ नहीं आया, किसे बेटा? इसमें बोल रहे हो? बोलो बोलो, आंसर ए सी डी है, सही तो आंसर है, हमारा भी तो वही आया ए सी डी। हमसे पूछा गया ना बेटा इनकरेक्ट। आगे देखो, 3 वाले में ए समझ में नहीं आया शिवम को। 3 वाले में ए समझ क्यों नहीं आया बच्चा? जैसे कि मान बेटा, यूं सोचो कि तेरी जो अब तक की डिपॉजिट है, जमा पूंजी है, वो वेलोसिटी है ना बेटा? जमा पूंजी क्या है बेटा? वेलोसिटी है ना? और एक्सीलरेशन तेरी कमाई है ना? तो मान ले बेटा पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब तू कमा रहा है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब तू खर्च कर रहा है। तब सोच, तू ज्यादा कमाएगा है ना, या कम कमाएगा? है ना बेटा? तेरा सेविंग बढ़ेगा ना, है कि नहीं? तेरा सेविंग कब घटेगा? जब तू खर्च करेगा, है ना? तो ग्राफ में क्या दिखाया है कि पहले फोर्स कांस्टेंट है, मतलब लगातार तुम कमाया 1 लाख महीना, है ना बेटा? और फिर क्या हुआ? घटने लगा। फिर कमाया कैसा? अगले महीने हो गई 90,000 सैलरी, उसके अगले बार सैलरी हो गई 80,000, अगले बार हो गई 70,000, अगले बार हो गई 60,000। और तेरी इनकम घट रही है ना बेटा, है ना? सेविंग थोड़ी खर्च हुआ अभी। बात समझे ना? बात समझ गए ना बेटा? कहा है वेलोसिटी हमारा, कहता था मतलब वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा 2 मीटर तक, नहीं बेटा 6 मीटर तक, जब तक फोर्स 0 ना हो जाए तब तक इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चा? अब चलो 4 नंबर सवाल। अब चलो बाद में ही करेंगे, टाइम खत्म भी हो गया। अब चलो आगे कल ही करेंगे डिस्कस बेटा। आगे का दे दे रहा हूं होमवर्क। आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 तो था ही बेटा, पूरा करने के लिए उसको छोड़ दिया 10 का 10, और डीपीपी दे रहा हूं। डीपी नंबर कौन सा किया था पहले तुमने? डीपी पहले कितना किया था? 5 किया था। तो चलो आज 6 करना डीपी। चल बच्चा, ये हमारा होमवर्क है। ठीक बच्चों, चलो बाय।